हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक पार्ट है, सिमिलरली इंटीग्रेशन भी कैलकुलस का एक पार्ट होता है। इंटीग्रेशन वर्ड इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। तो अपन ने डेरिवेटिव में ये समझा था डिफरेंशिएशन में कि भाई डिफरेंशिएशन की नीड वहां आती है जहां आपको एक नॉन यूनिफॉर्म कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालनी होती है। वहां से इंट्रोड्यूस हुआ dy बाय dx, जो अपने को न्यूटन ने बताया डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट है। सिमिलरली कैलकुलस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन। बस डिफरेंस ये है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। सबसे पहले आज की क्लास में अपन समझेंगे कि इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में कैसे साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा कुछ होता होगा। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। मान लेते हैं कि ये एक ग्राफ बनाया आपने। यहाँ पे जैसे लिखा है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ लिखा है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब इस ग्राफ में जो कर्व है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। या मान लो आपका ये दूसरा ग्राफ है। इस केस में या इस केस में जो भी अपन ग्राफ बनाएंगे, हर बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे एक्स को और वर्टिकल एक्सिस लेंगे किसको, y को। इस बार आपका जो कर्व है वो ऐसे डाउनफॉल आता हुआ है और इस बार जो है वो है पैरेलल टू x एक्सिस। ये तीन तरीके के आपके कर्व है। मान लेते हैं कि ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है a से एंड हो रहा है b पे। ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है c से एंड हो रहा है d पे। ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट चल रहा है। e से स्टार्ट हो रहा है और f तक जा रहा है। ये इसका ग्राफ बन गया। अब आपसे बोला गया कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर करा एक्स एक्सिस पे, वो बताओ। इस ग्राफ ने या इसने एक्स एक्सिस पे कितना एरिया कवर करा वो बताओ। सुनना ढंग से, ये ग्राफ चालू कहां से हो रहा है, ए से। तो आपने क्या करा, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सेम आपने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यार ये जो एरिया इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे बनाया वो है ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है ये अपन ने बहुत छोटी क्लासेस में ही पढ़ लिया था। ये मैथ्स की एक शेप है जिसको बोलते हैं अपन ट्रेपीजियम, ऑल्सो नोन एज ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का तो अपने पास एक क्या होता है, एक फिक्स फॉर्मूला होता है। ट्रेपीजियम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके पास एक फिक्स फॉर्मूला है उसका एरिया निकालने का, जैसा आपके पास स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है, देखो मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये जो आपका ये लेंथ है, ये लेंथ हुई x1 और ये जो बड़ी वाली लेंथ है ये हुई x2। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये कितना हुआ, x2 माइनस x1, ठीक है। यहां तक आ गया इतना समझ में। ये जो हाइट है, ये हाइट ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है, इसको अपन बोलेंगे y1। और ये वाली जो हाइट है ये भी y कोऑर्डिनेट के बराबर है, इसको अपन बोलेंगे y2। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए डी, ठीक है, ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि सी डी। तो अब एक पैरेलल साइड है मेरी कितनी, y1, दूसरी है y2, और जो मेरी हाइट है यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, x2 माइनस x1। ये मेरे ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा, समझ गए। तो ये निकालना पॉसिबल कब हुआ, जब फिक्स शेप होगी।
सेम ये भी एक ट्रेपीजियम बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, बस इसमें स्लोप ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ रही है। मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और इस ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव है। फिलहाल अपन स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं यहां से परपेंडिकुलर बनाऊंगा और यहां से परपेंडिकुलर बनाऊंगा। इस पॉइंट को मैं लिख दूंगा G, इसको लिख दूंगा मैं H। मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका x1 y1 और ये पॉइंट कितना है, ये है x2 y1 या चलो x2 y2 लेते हैं। अब वैसे देखा जाए तो दोनों की हाइट तो बराबर है, यानी कि y1 और y2 इक्वल है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ को आप क्या बोलोगे, इस लेंथ को अपन बोलेंगे x1, इस लेंथ को क्या बोलेंगे x1 और इस बड़ी लेंथ को अपन क्या बोलेंगे x2। तो ये बचा बीच वाला पार्ट, ये कितना हुआ x2 माइनस x1। तो आपके पास ये आ गया और आपके पास ये आ गया, ये कितना है, ये है y1 के इक्वल। मतलब आपके पास लेंथ भी आ गई और आपके पास ब्रेड्थ भी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एरिया। तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, रेक्टेंगल मान लेते हैं इसको। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एफ जी मल्टीप्लाई बाय एच जी। तो एच जी क्या है, एच जी है x2 माइनस x1 और ये एफ जी क्या है, ये है y1। मतलब आपने देखा कि जब हमारे पास स्पेसिफिक शेप्स होती है तो अपन उनका एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ग्राफ जा रहा है उसका आप एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व्ड लाइन होता तो यहीं से स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन का जो जन्म है एक तरीके से बर्थ जो है वो यहां से हुआ। तो अब कर्व्ड के केस में क्या होता है, अगर आपका ग्राफ एक कर्व्ड लाइन है तो उस केस में अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से एरिया निकालते हो तो उसमें क्या डिसएडवांटेज है और फिर इंटीग्रेशन ने क्या एडवांटेज दिया वो सब पढ़ते हैं। देखो, ये आपने एक्सिस बना लिए, मान लेते हैं कि अपना जो ग्राफ है वो यहां से चालू होके ये कर्व लेके यहां तक जा रहा है, यहां तक। ठीक है, ये ग्राफ ए से स्टार्ट हुआ है और बी तक जा रहा है। ये आपको कंप्लीट एरिया निकालना है इतने बड़े पार्ट का। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ट्रेपीजियम बोल देते, ऐसे लाइन होती तो रेक्टेंगल बोल देते, लेकिन ये तो कर्व्ड लाइन है। तो इस केस में हमारे पास कोई तरीका नहीं है किसका, एरिया निकालने का। तो क्या हुआ, अपन ने एक नॉर्मल एक बेसिक मेथड सोचा कि यार एरिया निकालने का एक तरीका निकालते हैं। इतने बड़े ग्राफ की जगह एक छोटी सी स्ट्रिप इसमें से निकाल लेते हैं। जैसे ये एक छोटी सी स्ट्रिप अपन इस ग्राफ में से निकाल लेते हैं। जब ये निकालेंगे तो मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो है कितनी, वेरी वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटी चीजों को क्या बोला जाता है, dx। ये आप ऑलरेडी डेरिवेटिव में पढ़ चुके हो। जब x बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, मतलब जब x बल्कि सिर्फ छोटा होता है तो डेल्टा x, और जब बहुत बहुत छोटा होता है तो dx। ठीक है, अच्छा अब अगर आप हाइट की तरफ नोटिस करो तो ये जो पहला पॉइंट है, मान लेते हैं ये है अपना पॉइंट C, ये पॉइंट है D। C पॉइंट की हाइट थोड़ी सी छोटी है और D पॉइंट की हाइट जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो यार ये अनइक्वल हो गया, तो एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट जोड़ देते हैं यहां तक। ठीक है, तो अब तो एरिया निकाला जा सकता है ना, निकाला जा सकता है। अब एरिया, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं E, एरिया निकाला जा सकता है। कैसे, इस इतने से पार्ट का एरिया तो निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकाल सकता हूं भाई, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो जैसे मैंने इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला, ऐसे मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल सकता हूं, है ना। तो अब इसके बगल वाली स्ट्रिप क्या बनेगी, देखो इसके बगल में अपन ने एक और पार्ट ले लिया, यहां पे पॉइंट ले लिया अपन ने, मान लो E। फिर क्या किया अपन ने, ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ये स्ट्रेट लाइन बना दी। क्लियर।
अब आपका ये वाला पार्ट है और आपका ये वाला पार्ट, यानी कि ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स में ब्रेक होता ही चले जाएगा। और आगे बढ़ाए, देखो ये एक और स्ट्रिप बन गई, ठीक है, ये एक और बन गई, तो इसके बाद ये एक और स्ट्रिप बन गई, फिर इसके बाद एक और स्ट्रिप बन जाएगी। यानी कि मैं इस बड़े कर्व को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में तोड़ता ही जाऊंगा, तोड़ता जाऊंगा भाई। ये छोटी छोटी स्ट्रिप बनती जा रही है और हर स्ट्रिप का मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग एरिया निकाल लूंगा एंड सो ऑन। ये एंड तक चलता जाएगा, प्रोसेस चल रहा है एंड तक। और ये इसका लास्ट स्ट्रिप मान लेते हैं। अपन ने कितनी स्ट्रिप्स बनाई, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना दी। n मतलब कोई गिनती ही नहीं है, इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप है कि कोई गिनती ही नहीं है। तो ये आपने हर स्ट्रिप को ऐसे शेड कर दिया और एक रेक्टेंगल तक उसका एरिया निकालना स्टार्ट कर दिया। एक रेक्टेंगल तक क्या करा, ऐसे ऐसे उसका एरिया, इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना चालू कर दिया। ठीक है, अब जब आप ये रेक्टेंगल्स का एरिया निकालोगे तो मान लेते हैं कि जो आपका पहला रेक्टेंगल है, पहला रेक्टेंगल, उस पहले रेक्टेंगल की जो हाइट है वो कितनी है, वो है y1। फिर अगले रेक्टेंगल की हाइट हो गई y2, ठीक है, एंड सो ऑन करते करते ये लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट हो गई yn। और ये जितनी भी स्ट्रिप्स है, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स, इन सबकी थिकनेस कितनी है, dx। ये अपन ने मान लेते हैं इक्वल थिकनेस की स्ट्रिप्स को कट किया है और सारी स्ट्रिप्स की थिकनेस कितनी है, dx। अब जब आप ये सारे एरियाज ऐड कर दोगे तो आपके पास हो सकता है ना टोटल एरिया आ जाए। यानी कि बड़ा ही बेसिक मेथड था जिसमें अपन ने इस एरिया को निकालने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब आपका जो पहला एरिया होगा, जैसे A1, फर्स्ट फिगर ये मानते हैं, तो A1 का एरिया क्या होगा, A1 का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि y1 इंटू dx। सिमिलरली A2 का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली थर्ड एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड सो ऑन करते जाओगे तो nth एरिया, लास्ट वाली जो स्ट्रिप है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया हो जाएगा हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। मतलब ये छोटे 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 रेक्टेंगल्स बन चुके हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रिप है और ये आपकी क्या है, ये आपकी nth स्ट्रिप है। nth मतलब कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 100, 200, कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो जब मैं सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दूंगा तो मैं टोटल एरिया पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा हो सकता है ना। तो अब अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए तो मैं A1, A2, A3 से लेकर AN तक सबको ऐड कर देता हूं। A1 हुआ y1 dx, A2 हुआ y2 dx, A3 हुआ y3 dx और AN क्या हुआ, yn dx। क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, dx कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, dx को कॉमन ले लेते हैं। ये dx कॉमन चले गया तो ये आया y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। लास्ट ये आ गया yn। ठीक है, y1 y2 y3 एंड yn तक का टोटल है ये। टोटल यानी कि समेशन, टोटल यानी कि समेशन। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, मैं एक सिंबल लगाऊंगा समेशन का, यहां मैं लिखूंगा yn मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, n की वैल्यू 1 से चालू होके n तक जाएगी। 1 पुट करूंगा y1 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा y2 आ जाएगा, 3 पे y3 आ जाएगा और n पुट करने पे लास्ट वाला आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा टोटल एरिया आ गया। क्या आ गया भाई, टोटल एरिया। अब अगर यही टोटल एरिया मैं ग्राफ में चेक करूं, यार मैंने सही निकाला है क्या, तो एक चीज की बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या, ये जितना भी छोटा छोटा पार्ट है ये अपन ने कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो छोटा छोटा पार्ट है, ये जो ब्लू शेड हुआ है, ये इंक्लूड नहीं हुआ। तो यानी कि इसका एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, इट डज नॉट इंक्लूड्स लेफ्ट ओवर पार्ट।
जो ऊपर वाला पार्ट हमसे छूट गया था उसको ये टोटल इंक्लूड नहीं कर रहा। यानी कि जब आप इससे एरिया निकाल दोगे तो आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि ये फाइनल टोटल एरिया है, ये करेक्ट आंसर है। इस वजह से यहां से इंट्रोडक्शन हुआ किसका, एक नए सिंबल का। वो नया सिंबल क्या था, वो नया सिंबल था इंटीग्रेशन का, और वो सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। तो ये सिंबल बदल दिया गया, यहां पे सेम चीज है y और ये dx। कहां से कहां तक वैल्यू जाएगी y की, 1 से लेकर n तक। y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर n तक। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जो आपका ये वाला पार्ट है इट विल इंक्लूड लेफ्ट ओवर पार्ट। यानी कि जो ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स हमारे छूट गए थे, ट्राइंगल बोलो या कुछ भी बोल दो, एक शेप बोल दो, जो छूट गई थी वो इसमें कवर अप हो जाएगी। तो यहां से स्टार्ट हुआ किस चीज का, इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का। यहां से इंटीग्रेशन ने इस प्रॉब्लम को लोगों की सॉल्व कर दिया। इंटीग्रेशन ने ऐसे एरियाज को निकालना सिखा दिया। तो अब आपके पास कितना भी अजीब सा कर्व हो, कितने भी घुमाव हो, उसमें आप उसका एरिया निकाल सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन का यूज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। अब बात करते हैं अपन, देखो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन कितने टाइप्स का होता है, इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है। देखो ये समझाने के लिए मैंने आपको 2 कर्व्स बना के दिए हैं। इन दोनों कर्व्स में सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक नीचे की तरफ बेंड जा रहा है, एक ऊपर से बेंड जा रहा है। ये दोनों अनयूजुअल कर्व्स है जिनका एरिया निकालने का कोई फिक्स फॉर्मूला आपके पास नहीं है, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम। तो आपको इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके एरिया निकालना पड़ेगा। अब आपसे बोला गया कि इस कर्व का एरिया निकालो। ये कर्व जो हमने बनाया है विच इज y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का हो सकता है, y इक्वल्स टू log x का हो सकता है, किसी का भी कर्व हो सकता है। ये आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। मैंने आपको बोल दिया कि एरिया निकालो। तो अब आप मुझसे पूछोगे ना कि सर भाई कहां से कहां तक का एरिया निकाले, एक लिमिट तो होगी एरिया निकालने की, तभी तो आप एक फिक्स आंसर दे पाओगे। मैंने कहा कोई लिमिट नहीं है, बस एरिया निकाल दो। तो जब आपको ऐसी चीज बोली जाएगी कि बस आप तो जो है फंक्शन को का एरिया निकाल दो, इंटीग्रेट कर दो, तो आप क्या करेंगे उस केस में, ऐसे लिख देंगे y dx। कोई डिजिट्स यानी कि लिमिट्स आप नहीं लगाएंगे। इस तरीके के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आप इंटीग्रेट करके छोड़ देते हो। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो फाइनली आप आंसर के साथ एक कांस्टेंट लगा दोगे, c। व्हाट इज c? c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक रैंडम कांस्टेंट है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को लगाना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, ये भी अपन समझेंगे कि ये कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है। अभी अपन सिर्फ इंटीग्रेशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब ये दूसरा कर्व है, मैंने कहा इसका भी एरिया निकाल दो। तो फिर आपने मेरे से पूछा भाई कहां से कहां तक का एरिया निकाल दे। तो मैंने आपको बोला कि एक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां से यहां तक का एरिया निकाल दो। मतलब अब आप क्या करोगे, इस ए पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर बना दोगे, सेम आप इस बी पॉइंट से भी नीचे एक परपेंडिकुलर बना दोगे। बना दिया भाई, ठीक है। तो अब यहां आपका पॉइंट आ गया सी, यहां आपका पॉइंट आ गया डी। तो आपके पास एक फिक्स एरिया, फिक्स शेप आ गई। ठीक है, अब मानते हैं आपके पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपके पास एक फिक्स शेप आ गई जिसका आपको एरिया निकालना है। अब इसके बारे में आप श्योर हो। मान लेते हैं यहां पे कोऑर्डिनेट्स हैं आपके
a कॉमा बी, और यहां पे कोऑर्डिनेट्स है अपने p कॉमा q। मतलब आपका ग्राफ a कॉमा बी से चालू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, p कॉमा q तक जा रहा है। इस केस में जब आप एरिया निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इस केस में आप एरिया लिखेंगे y dx। इतना तो सेम है, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो आप क्या कर दोगे, अब यहां पे लिख दोगे a टू p। x की वैल्यू a से चालू होके कहां पे जाके खत्म हो रही है, p पे खत्म हो रही है। तो इसको बोला जाता है लोअर लिमिट और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं अपन, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं अपन, अपर लिमिट। तो जब आपके पास एक फिक्स पार्ट होता है जिसमें आपको एरिया निकालना होता है, ऐसे फिक्स पार्ट का जो आंसर है वो खुद एक कांस्टेंट बन के आता है। क्या बन के आता है, कांस्टेंट। एक प्रॉपर आंसर आता है आपके पास, चाहे वो 10 हो, 100 हो, या वो 5/2 हो, √2 हो, कुछ भी हो, एक फिक्स वैल्यू आती है। तो ऐसे केस में जब एक फिक्स वैल्यू आती है और अपने पास ऐसी फिक्स लिमिट्स होती है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी कि यहां पे हम श्योर है कि हमारा आंसर 100% करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स दायरा था जिसमें आपको एरिया निकालना था। लेकिन इसके बारे में हम श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स एरिया ही नहीं है जिसकी आपको बात करी गई है। यहाँ तो बस इतना सा बोल दिया एरिया निकाल दो, तो आपने इनडेफिनेट फॉर्म में आंसर को छोड़ दिया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसके साथ आप एक कांस्टेंट जरूर लगाएंगे। इसका तो आंसर खुद ही एक कांस्टेंट आएगा, है ना, वो भी अपन पढ़ेंगे क्यों आएगा, लेकिन इसके साथ आपको ऐसा +c लगाने की नीड नहीं होती है। ये आपको इसमें लगाना है, उसमें नहीं लगाना है। क्लियर, आ गया समझ में, कॉपी करो। तो ठीक है भाई, आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा कि इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, कहां से लोगों को लगा कि इसकी जरूरत पड़ रही है और इसको इंट्रोड्यूस कराया, और फिर अपन ने पढ़ी इसकी 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, उसके बेसिक फॉर्मूले क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, और कितने तरीके होते हैं इंटीग्रेशन करने के। ये तो इंटीग्रेशन की टाइप्स है, इन टाइप्स के अंदर भी आंसर तक जाने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में कोई भी डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखें, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।